हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। मैं उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ प्रसन्न होंगे। आज हम लोग बीए पार्ट 2 हिंदी का जो सेकंड पेपर है उसके सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि आप सबको पता है कि नया सेशन 2020-21 शुरू हो चुका है, लेकिन इस वैश्विक महामारी जैसे कोरोना कह लीजिए या कोविड-19 कह लीजिए, इसके कारण रेगुलर क्लासेस जैसे हमेशा हुआ करती थी, आप लोग कॉलेज आते थे और हम लोग क्लास में आपको पढ़ाया करते थे, वैसा संभव नहीं है। इसलिए इस तकनीक का सहारा लेकर कोशिश करेंगे कि समय पर आपका पाठ्यक्रम पूरा हो। जब कभी ये बीमारी से निजात मिल जाएगा तो फिर वापस वैसा ही संसार होगा, दुनिया होगी, आप लोग कॉलेज आएंगे और हम क्लास में आपको पढ़ाएंगे। आज हम लोग सेकंड पेपर जो है उसमें विश्वविद्यालय ने पाठ्यक्रम में क्या क्या रखा है इसकी चर्चा करेंगे। ये विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है, आप स्वयं भी डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन पिछले साल जो पाठ्यक्रम था वही अभी उसमें है, नया विश्वविद्यालय ने अभी अपलोड नहीं किया है। इसका मतलब हम ये मान के चलें कि इसी पाठ्यक्रम को हम साल भर पढ़ेंगे। इसमें ये जो दूसरा पेपर है इसका नाम है निबंध एवं नाटक, और ये 100 नंबर का पेपर होगा जिसको हल करने के लिए आपको 3 घंटे मिलेंगे। विश्वविद्यालय के सभी प्रश्न पत्रों के लिए जो समय होता है वो 3 घंटे का होता है, आप फर्स्ट ईयर में देख चुके हैं। और इस 100 नंबर में से मिनिमम जो पासिंग मार्क्स है यानी उत्तीर्णांक जो है वो 36 है। मैं पाठ्यक्रम की चर्चा इसलिए कर रहा हूँ कि जब तक आप संपूर्ण पाठ्यक्रम देखेंगे नहीं, समझेंगे नहीं और पूरे पाठ्यक्रम को यानी कंप्लीट सिलेबस को आप कवर नहीं करेंगे, तब तक आपको अच्छे नंबर मिल पाना संभव नहीं है। और अच्छे नंबर मिल भी गए बाय द वे तो विषय में जो आपकी दक्षता होनी चाहिए, इस विषय का जो ज्ञान आपको होना चाहिए वो हो नहीं पाएगा। इसलिए हम इस वर्ष कोशिश करेंगे कि पूरे पाठ्यक्रम को ही कवर करें। और जैसा कि देखने में आ रहा है पिछले 10-15 वर्षों से कि एक नया कल्चर डेवलप हो गया है। कॉलेज गोइंग जो भी स्टूडेंट हैं वो पासबुक खरीद लेते हैं एग्ज़ाम जब नज़दीक आता है, और पासबुक भी बहुत बड़ी हो गई, अब तो 1 वीक सीरीज़ खरीद लेते हैं। तो 1 वीक में पढ़ा और उसमें से भी गुरुजी के पास लेके आते हैं कि इसमें से भी इम्पोर्टेंट बता दो। तो ये चिंताजनक विषय है, आप लोग ऐसा नहीं करेंगे, आप पूरा पाठ्यक्रम पढ़ेंगे। तो इस वर्ष का जो आपका पाठ्यक्रम है ये सेकंड पेपर गद्य साहित्य से संबंधित है और पहला पेपर पद्य साहित्य से संबंधित होता है। रीतिकाल पद्य में इस साल आप पढ़ेंगे और गद्य में निबंध और नाटक, ये प्रश्न पत्र का नाम है। इस निबंध और नाटक में 3 पाठ्य पुस्तकें आपके इस वर्ष कोर्स में रखी गई है। 3 किताबों का नाम है, पहली पुस्तक है उसका नाम है निबंध संग्रह और इसके संपादक हैं डॉक्टर हेतु भारद्वाज। ये पंचशील प्रकाशन जयपुर से प्रकाशित है। आप इस पुस्तक को खरीद लीजिएगा, बहुत ज़्यादा महंगी भी नहीं है। इस पाठ्य पुस्तक में कुल 9 निबंधकारों के 9 निबंध हैं जिन्हें आपको इस वर्ष पढ़ना है। वो 9 निबंध कौन कौन से हैं इसकी अपन यहाँ चर्चा करेंगे। पहला निबंध है साहित्य जन समूह है के हृदय का विकास है, और इस निबंध के रचनाकार हैं बालकृष्ण भट्ट।
दूसरे निबंध का नाम है कवि कर्तव्य और इसके निबंधकार का नाम है महावीर प्रसाद द्विवेदी। तीसरे निबंध का नाम है तुलसी के सामाजिक मूल्य, ये डॉक्टर रामविलास शर्मा द्वारा रचित है। चौथा है भारत एक है, ये रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित है। कवि तेरा भोर आ गया, इस नाम का निबंध जो आपके पाठ्यक्रम में है, इसके रचयिता हैं कुबेरनाथ राय। छठे निबंध का नाम है राष्ट्र का स्वरूप और इसके रचनाकार है वासुदेव शरण अग्रवाल। सातवां निबंध है मानस की धर्म भूमि, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित ये निबंध इस वर्ष आप पढ़ेंगे। आठवां निबंध है पार्थिव धर्म और इसके रचनाकार का नाम है विद्यानिवास मिश्र। नौवां और अंतिम निबंध, इसका नाम है राजस्थानी साहित्य में राष्ट्रीय भावना, ये डॉक्टर कन्हैयालाल सैल के द्वारा लिखा गया है। दूसरी जो आपकी पाठ्य पुस्तक है उसका नाम है रक्त ध्वज, ये एक नाटक है, क्योंकि इस प्रश्न पत्र का नाम भी है निबंध एवं नाटक। तो दूसरी जो पाठ्य पुस्तक है रक्त ध्वज नाम है इसका, और ये डॉक्टर राजेंद्र मोहन भटनागर के द्वारा लिखा गया नाटक है, जो अलका पब्लिकेशंस अजमेर के द्वारा प्रकाशित है। ये भारतीय संस्कृति के उच्च आदर्शों, राष्ट्रीय चेतना, ग्रामोत्थान, शैक्षिक एवं सामाजिक चेतना और स्वाधीनता संग्राम से संबद्ध आदि जीवन पर आधारित ये संपूर्ण नाटक है जो आपको इस वर्ष पढ़ना है। तीसरी और अंतिम पाठ्यपुस्तक है जो आपके इस वर्ष कोर्स में है, पाठ्यक्रम में है, इसका नाम है एकांकी संग्रह और ये भी पंचशील प्रकाशन जयपुर से प्रकाशित है। इसके संपादक का नाम है डॉक्टर हेतु भारद्वाज। इसे में 6 एकांकियाँ हैं जो इस वर्ष आपके पाठ्यक्रम में हैं। इन 6 एकांकियों के नाम और उन एकांकीकारों के नाम इस प्रकार से हैं। पहली है नया पुराना और इस एकांकी के रचनाकार का नाम है उपेंद्र नाथ अश्क। दूसरी है दीपदान और इस एकांकीकार का नाम है डॉक्टर राम कुमार वर्मा। तीसरे एकांकी का नाम है बीमार का इलाज और एकांकीकार का नाम है उदय शंकर भट्ट। चौथी एकांकी का नाम है भोर का तारा और इसके रचनाकार है जगदीश चंद्र माथुर। पांचवा है ईद और होली, इसके रचनाकार का नाम है सेठ गोविंद दास। छठी और अंतिम एकांकी जो इस वर्ष आपको पढ़नी है, इसका नाम है सबसे बड़ा आदमी और एकांकीकार का नाम है भगवती चरण वर्मा। तो ये आपकी 3 पाठ्य पुस्तकें हैं, इनको आप पुस्तक विक्रेता से खरीद लें जितना जल्दी हो सके और इन तीनों को अच्छी तरह से पढ़ें। मैं इस तकनीकी माध्यम से कोशिश करूँगा कि आपकी जो भी समस्याएं हैं उनको समय समय पर इस कंटेंट के माध्यम से दूर कर सकूं।
ये जो 100 नंबर का पेपर है, जैसा कि पता है आपको कि 5 प्रश्न आते हैं विश्वविद्यालय परीक्षा में। इनका अंकों का विभाजन जो है वो इस प्रकार से किया गया है। पहला प्रश्न व्याख्याओं से संबंधित आएगा। जो आपकी 3 पाठ्य पुस्तकें हैं, एकांकी संग्रह, निबंध संग्रह और रक्तध्वज, इन तीनों पाठ्य पुस्तकों से एक एक व्याख्या आएगी, यानी कुल 3 व्याख्याएं, यानी 3 गद्यांश होंगे, उसकी आपको व्याख्या करनी है और इनके लिए 30 अंक निर्धारित है, यानी प्रत्येक व्याख्या 10 नंबर की। अगला जो प्रश्न है वो आलोचनात्मक होगा, यानी 3 आलोचनात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे और प्रत्येक प्रश्न के लिए 18 अंक निर्धारित है, यानी 54 नंबर के आलोचनात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे और ये तीनों आपकी जो 3 पाठ्य पुस्तकें हैं इनसे संबंधित होंगे। एक प्रश्न पूछा जाएगा जो 16 नंबर का होगा। वो प्रश्न होगा निबंध, नाटक एवं एकांकी के संक्षिप्त इतिहास, उसका आलोचनात्मक विकास क्रम एवं प्रमुख रचनाकारों से संबंधित। यानी निबंध, नाटक और एकांकी का जो इतिहास है उसको आपको पूरा पढ़ना है और ख़ास तौर से जो निबंधकार और एकांकीकार आपके पाठ्यक्रम में शामिल है उनको ख़ास तौर से आपको पढ़ना है। अब हम सबसे पहले चर्चा करेंगे निबंध के बारे में। यानी आपके पाठ्यक्रम में जो 9 निबंध है उनको पढ़ने से पूर्व हम लोग ये जानना चाहेंगे कि निबंध कहते किसे हैं, इसका स्वरूप कैसा होता है, यानी किस गद्य रचना को हम लोग निबंध कहेंगे, उसकी परिभाषा क्या है। समय समय पर विभिन्न आलोचकों ने, समीक्षकों ने जो परिभाषाएं दी है उसकी चर्चा करेंगे हम लोग। उसके पश्चात हम ये देखेंगे कि हिंदी साहित्य में निबंध लेखन की शुरुआत कब से हुई, कौन कौन से प्रमुख निबंधकार रहे, उनके प्रमुख निबंध कौन कौन से थे, निबंध कितने प्रकार के होते हैं, निबंध की सामान्य विशेषताएं क्या होती हैं, इसके अलावा जो ये प्रमुख 9 निबंधकार हैं उनके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। इन लेखकों का परिचय और जो रचना आपके इस पाठ्यक्रम में इस वर्ष सम्मिलित की गई है उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो विद्यार्थियों, आज हम सबसे पहले जो आपकी पाठ्य पुस्तक है निबंध संग्रह, जिसके संपादक का नाम डॉक्टर हेतु भारद्वाज हैं, इसकी जो भूमिका के रूप में इस प्रारंभ में जो 20 पृष्ठ लिखे हुए हैं, इन 20 पृष्ठों को आप अच्छी तरह से अगर पढ़ लें तो आपका बहुत काम आसान हो जाएगा।
आगामी 2-4-5 दिनों में जो भी हम लोग संपर्क करेंगे इस वीडियो के माध्यम से, उसमें इसकी विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले अपन बात करते हैं निबंध का स्वरूप और उसकी परिभाषा के बारे में। हालांकि ये सारी बातें आपकी इस पुस्तक में भूमिका के रूप में लिखी गई है, लेकिन मैं थोड़ा सरल तरीके से, सरल भाषा में, यूँ समझिए आप जिस भाषा में समझ सकें उसमें इसको समझाने की कोशिश करूँगा, ताकि जब आप ये पढ़ें पुस्तक तो मेरा ये वीडियो आपके काम आ सके। यद्यपि निबंध शब्द विशुद्ध भारतीय है, जिसकी व्याख्या इस प्रकार की गई है, निबध्यानातीति निबंध, धात्व अर्थ की दृष्टि से इसकी जो व्युत्पत्ति है वो दो प्रकार से की जा सकती है। पहली, नी प्लस बंद प्लस ल्यूट, यानी कि ऐसी रचना जिसमें विचारों का निबंधन हो। यानी किसी भी विचार पर, किसी भी थॉट पर रचनाकार अपनी रचना लिखता है। दूसरा इसका अर्थ है निर प्लस बंद प्लस घई, अर्थात विषय पर विचारों को सूत्रबद्ध करना। प्राचीन वांग्मय यानी साहित्य की दृष्टि से उपयुक्त दोनों व्युत्पत्तियों के अनुसार इसका अर्थ हुआ एकत्रित करना, संचय करना, किसी को बांध लेना, उसको संगठित करना, जोड़ना आदि क्रियाओं का द्योतक है। यानी निर प्लस बंद प्लस कहीं है, यानी अगर ये सारी क्रियाएं होती है, यानी इकट्ठा करना, संचय करना, बांधना, संगठित करना, जोड़ना आदि, तो इसका मतलब हुआ निबंध। प्राचीन काल में इस शब्द का प्रयोग भोजपत्रों के संग्रह और सीने की क्रिया के लिए किया गया। सीना यानी सिलाई करना, आपस में जोड़ना। आपको पता है प्राचीन काल में जब आधुनिक प्रेस का आविष्कार नहीं हुआ था, कागज नहीं थे, तो उस काल में जो प्राकृतिक रूप से उपलब्ध जो भोजपत्र होते थे उनके ऊपर लिखा जाता था, और उन भोजपत्रों को एक के ऊपर रख करके उनको नथी किया जाता था, उनको संग्रह किया जाता था, उनको बांधा जाता था। यानी उस इकट्ठा करना, संचय करना, एकत्रित करना, बांधना, संगठित करना, ये इसका अर्थ है। लेकिन बाद में अर्थ संकोच के कारण इस शब्द का अभिप्राय भाष्यों तथा टीका ग्रंथों से लेकर साहित्यिक, धार्मिक, दार्शनिक आदि विषयों के विवेचनात्मक ग्रंथों के लिए किया जाने लगा। यानी प्रारंभ में इस शब्द का अर्थ था, अगर हम किसी चीज़ को बांधते हैं, संचय करते हैं, इकट्ठा करते हैं, तो उसको निबंध कहते थे। लेकिन बाद में इसका अर्थ संकोच हो गया। भाषा विज्ञान में दो क्रियाएं एक साथ चलती है, अर्थ संकोच और अर्थ विस्तार। यानी कालांतर में किसी अर्थ का विस्तार हो जाए, अर्थ विस्तार कहलाता है। जैसे स्याही शब्द है, स्याही का अर्थ शाह यानी काला। तो पुराने ज़माने में लिखने के लिए जिस तरल पदार्थ का प्रयोग होता था उसको वो स्याह रंग की होती थी, यानी शाम काले रंग की होती थी, इसलिए काले रंग को ही स्याही कहा जाता था। अब अर्थ विस्तार हो गया। आज आप देख रहे हैं कि नीली भी स्याही है, लाल भी स्याही है, हरी भी स्याही है, विभिन्न रंगों की, तो अर्थ विस्तार। ऐसे ही अर्थ संकोच होता है, यानी किसी शब्द का प्राचीन काल में विस्तृत अर्थ में प्रयुक्त होना और बाद में किसी एक चीज़ के लिए रूढ़ हो जाना। तो निबंध में भी यही हुआ है। बाद में आगे चल करके जो भाष्यों की टीका लिखी गई, चाहे वो ग्रंथ साहित्यिक हो, धार्मिक हो या दार्शनिक हो, तो उनके जो विवेचनात्मक ग्रंथ थे ना, उनके लिए इसका अर्थ लिया जाने लगा। इस संदर्भ में एक विचार प्रधान रचना ही निबंध का अर्थ वहन करती रही, किंतु आधुनिक काल से पूर्व सभी रचनाएं
जैसा कि आपको पता है पद्य में लिखी जाती रही है, उनका स्वरूप भी भिन्न रहा है। मुख्य रूप से निबंध को आधुनिक युगीन गद्य की विधा ही मानना चाहिए, यानी जिसको आज हम निबंध कहते हैं वो आधुनिक गद्य काल की एक विधा है। भारतीय साहित्य के प्रभाव और संपर्क ने इसके अर्थ को परिवर्तित करने और संशोधित करने में विशेष सहायता की है। फ्रेंच साहित्यकार मोंटेन, जो 1533 से 1592 के बीच में विद्यमान थे, इस विधा के जन्मदाता माने जाते हैं। फ्रेंच साहित्यकार मोंटेन। तो मोंटेन के निबंध एसाई नाम से जाने जाते थे। एसाई जो मुख्य रूप से फ्रेंच संस्कृति की छाप लिए हुए व्यक्तिगत विषय प्रधान हैं। अंग्रेज लेखक बेकन, जो 1561 से 1626 के बीच में रहे, उन्होंने भाव गंभीर, शुक्ति बहुल, विचार प्रधान, संक्षिप्त एवं विषय प्रधान निबंधों की पुस्तक एसेज के नाम से लिखी। फ्रेंच एसाई का अर्थ है प्रयत्न करना। मोंटेन ने जिस रचना को एसाई कहा उसका अर्थ है प्रयत्न करना, कोशिश करना, जबकि ऐसे अंग्रेज लेखक बेकन ने जो इनाम दिया ऐसे, ये लातीनी एक्जियम, लातीनी भाषा का एक शब्द है एक्जियम, के अधिक करीब है और इसका अर्थ है मूल्यांकन करना या परखना, किसी चीज़ को जांचना, समीक्षा करना, उसका मूल्यांकन करना। अंग्रेजी शब्द एसे के अर्थ में हिंदी निबंध एक ऐसी लचीली गद्य विधा है जिसके अंतर्गत किसी भी विषय को लेकर व्यक्ति पूर्ण स्वतंत्रता से अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकता है। हमारा आधुनिक जो गद्य साहित्य हैं उसकी जितने भी विधाएं हैं वो अंग्रेजी साहित्य से प्रभावित हैं। तो अंग्रेजी में जिसे ऐसे कहा गया, यूँ समझिए वही हिंदी में निबंध है। इस निबंध में होता यह है कि किसी भी विषय को लेकर के रचनाकार पूरी स्वतंत्रता के साथ अपने विचारों को प्रकट कर सकता है। एक निश्चित क्रम होता है उसमें, यह लघु और विस्तृत आकार का हो सकता है। इसके लिए कोई तय सीमा नहीं है कि इतने शब्दों में लिखा जाएगा वो निबंध होगा, इससे अधिक लिखा जाएगा वो निबंध नहीं होगा। मुख्य रूप से इनमें लेखक के विचारों का प्रतिफलन होता है, यानी जो रचनाकार है उस क्या सोचता है किसी विषय, किसी घटना, किसी प्रसंग, किसी दृश्य के बारे में, उस पर ये लिखा जाता है। लेखक न केवल अपनी मान्यताएं प्रतिष्ठित करता है, अपितु वह विभिन्न परिवेशों, विचारों द्वारा दिशा निर्देश भी देता है। निबंध के द्वारा सामयिक और परंपरागत मान्यताओं एवं स्थितियों का परिचय एवं ब्यौरा भी दिया जा सकता है। तो बच्चों, आज हमने चर्चा की महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय द्वारा BA पार्ट 2 हिंदी साहित्य के लिए जो दूसरा प्रश्न पत्र है उसके पाठ्यक्रम के बारे में। मैंने आपको बताया कि इस वर्ष पाठ्यक्रम में आपकी 3 पाठ्य पुस्तकें हैं, एक निबंध से संबंधित, एक नाटक से संबंधित और एक एकांकी से संबंधित। और उसके बाद हमने सबसे पहले निबंध संग्रह, जो जिसमें 9 निबंध संग्रहित है, इसकी चर्चा शुरू की है। और आज आपने ये जानने की कोशिश की कि निबंध का स्वरूप कैसा होता है, किसे निबंध कहते हैं, उसकी परिभाषा क्या है। और कल हम आगे चर्चा करेंगे और विस्तार से इसके स्वरूप के बारे में और विभिन्न विद्वानों के द्वारा दी गई इसकी परिभाषा के बारे में। बस आज इतना ही, बाकी कल चर्चा करेंगे। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, अपना ख्याल रखिए और कोशिश कीजिए कि हर हालात में ये जो कोविड-19 है इसको हराना है और विजयी बन करके हमें उभरना है।